अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग। रोज़ीना आप ऑनलाइन हैं? मुझे बताइए बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है? कैन यू हेयर मी रोज़ीना? रोज़ीना आप ऑनलाइन हैं बेटा? मुझे बताइए, कैन यू हेयर मी? आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, थैंक यू रोज़ीना। बाकी क्लास फेलोज़ को भी मैसेज करें, ग्रुप में मैसेज करते हैं कि जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लें, बिकॉज़ मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगी। आफ्टर 2 to 3 minutes आई विल स्टार्ट माय लेक्चर। जी, सिर्फ रोज़ीना ने पढ़ना है। रोज़ीना, सिर्फ आपको पढ़ा दूँ, किसी ने नहीं आना? ऑलरेडी 5 मिनट्स लेट मैंने अपनी ज्वाइन किया है और इंतज़ार करते हुए भी 5 मिनट्स गुजर चुके हैं। ओके,
हम अपना डिफरेंट डिजीज़ेज़ आपको पढ़ा चुकी हूँ, डिजीज़ेज़ कन्वेड बाय इंजेक्शन। ओके, ठीक है रोज़ीना, ठीक है। ओके, अब जो हमारा यूनिट 8 है वो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेबल एंड ट्रॉपिकल डिजीज़ेज़। कोई इसमें इतनी अच्छा सा जो है ये यूनिट है, कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ इसमें नहीं है। मैं साथ-साथ हर चीज़ आपको जो है वो एक्सप्लेन करती जाऊँगी, फिर भी आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, सबसे पहले ये इन्फेक्शियस डिजीज़ मॉडल है। ये आप बार-बार नर्सिंग में डिफरेंट कभी एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में, कभी पैथोफिजियोलॉजी में, कभी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आप ये सारी चीज़ें पढ़ चुके होंगे। इसमें कोई आपको बताने वाली बातें नहीं है। यू ऑल नो कि जो भी डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर ये डिजीज़ सेंटर में मौजूद है तो डिजीज़ जो है जो पैथोजन होते हैं विच आर कुछ भी हो सकते हैं, एंटीजन कोई भी एंटीजन लाइक बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हैं, प्रोटोजवाज हैं, डिफरेंट पैथोजेंस हैं, वो उनका रोल है कि वो ज़ाहिर है वो बेसिकली डिजीज़ को कॉज करते हैं। एक चीज़ होती है होस्ट, आगे हम सारी डेफिनेशंस डिटेल में पढ़ेंगे कि जो होस्ट है ज़ाहिर है उसके अंदर जो पैथोजेंस होते हैं वो उसके अंदर रहते हैं, उसी की जो बॉडी है उससे न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं और वहाँ पे वो ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। अब वो होस्ट जो है, होस्ट से वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट जो दूसरे लोग हैं उन्हें भी ट्रांसमिट हो सकता है। ज़ाहिर है फिर वो पैथोजन जो है दूसरे किसी शख्स की बॉडी में एंटर हो जाएगा तो वो डिजीज़ कॉज करेगा। इसके अलावा इन्वायरमेंट के डिफरेंट फैक्टर हैं। हमारे इन्वायरमेंट की जो हेल्थ के लिहाज से डिटर्मिनेंट्स जैसे सोशल डिटर्मिनेंट्स हैं, इन्वायरमेंटल जितने भी फैक्टर्स हैं, अगर सॉइल है, सॉइल पोल्यूटेड होगी, वाटर पोल्यूटेड होगा, हमारी एयर पोल्यूटेड होगी, तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करती हैं और डिजीज़ कॉज करती हैं। तो ये सिंपल इन्फेक्शियस डिजीज़ मॉडल है, इसको यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी गुड कि अगर आपने इसको पैथोफिजियोलॉजी या फिर माइक्रो में डिटेल में पढ़ा है, लेकिन यहाँ जो हम स्टार्ट करने लगे हैं आगे डिटेल में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड है, तो इसलिए यहाँ शुरू में जस्ट एक थोड़ा सा आपको इसका मैंने ओवरव्यू दिया है। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीज़ की डेफिनेशन के कम्युनिकेबल डिजीज़ होती क्या है। कम्युनिकेबल डिजीज़ इज़ एन इलनेस ड्यू टू अ स्पेसिफिक इन्फेक्शियस दैट इज़ ऑब्वियसली बायोलॉजिकल एजेंट या फिर उसका टॉक्सिक प्रोडक्ट capable of being directly or indirectly transmitted from man to man, from animal to man, from animal to animal और from the environment। environment से किस तरह से, जो मैंने आपको पहले बता दिया, एयर, वाटर या फूड के थ्रू environment से ये जो एंटीजेंस होते हैं या फिर इनके जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं ये दूसरे किसी भी इंसान में जो है ट्रांसमिट हो जाते हैं। सो कम्युनिकेबल डिजीजेज बेसिकली वो इलनेसेस हैं जो कि किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से या फिर उसके प्रोड्यूस होने वाले जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी वजह से डिजीज़ होती है और डायरेक्टली भी हो सकती है या फिर इनडायरेक्टली ट्रांसमिशन है इसकी, जैसे मैंने आपको बता दिया, मैन टू मैन, एनिमल टू मैन, एनिमल टू एनिमल या फिर इन्वायरमेंट से किसी ह्यूमन बीइंग में ये डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है। उसके बाद ट्रॉपिकल डिजीज़ की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। ट्रॉपिकल डिजीजेस आर डिजीजेस दैट आर प्रेवलेंट इन और यूनिक टू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल डिजीजेस वो डिजीजेस होती हैं, सबसे पहले तो ये हमें पता हो कि ट्रॉपिकल डिजीजेस वो डिजीजेस होती हैं जो कि ट्रॉपिकल एरियाज़ और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में स्प्रेड होती हैं, यानी वो लोग जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में रहते हैं उन्हें ये डिजीजेस होती हैं। सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब आपको मालूम है, डू यू पीपल नो कि ट्रॉपिकल रीजन्स कौन से होते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज़ कौन से होते हैं, ज़रा बताइए जल्दी से। आई एम वेटिंग। ट्रॉपिकल रीजन्स क्या होते हैं, ज़रा बताइए। The diseases are less prevalent in temperate climates due in part to the occurrence of a cold season, which controls the insect population by forcing hibernation। जी, ट्रॉपिकल एरिया क्या होता है? जी जनाब, किसी को पता है ट्रॉपिकल एरिया क्या होता है? ट्रॉपिकल एरिया बेसिकली उस इन्वायरमेंट को कहते हैं, उस क्लाइमेट को कहते हैं जहाँ का टेम्परेचर, अच्छा पहले तो ये क्लाइमेट का वर्ड आपको मैंने कम्युनिटी में पहले पढ़ा दी डेफिनेशन। क्लाइमेट कहते हैं बेटा एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, यानी आपके इन्वायरमेंट का जो एवरेज टेम्परेचर रहता है या एवरेज जो वेदर रहता है उसके लिए क्लाइमेट का वर्ड यूज़ करते हैं। सो ऐसा रीजन जिसका क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हॉट रहता है, वार्म टू हॉट, जिस तरह से ग्लोबल
ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से पाकिस्तान, इंडिया, इस तरह के जो कंट्रीज़ जिनमें ज़्यादा अरसा जो है गर्मी रहती है और गर्मी भी बहुत शदीद पड़ती है, यानी जो वार्म एंड हॉट एरियाज़ होते हैं उन्हें हम ट्रॉपिकल रीजन्स कहते हैं। तो सिंपल ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में होने वाली डिजीज़ को हम ट्रॉपिकल डिजीज़ कहते हैं। और ट्रॉपिकल डिजीज़ बहुत कम प्रेवेलेंट उनकी प्रेवेलेंस है। लेस प्रेवेलेंस का मतलब ये है कि ट्रॉपिकल डिजीज़ बहुत कम होती हैं ऐसे एरियाज़ में जहाँ का क्लाइमेट टेम्परेट है। टेम्परेट क्लाइमेट वो होता है जहाँ पे पूरा साल जो है एक जो वेदर है या क्लाइमेट है वो डिवाइड हुआ होता है, यानी वहाँ एक मॉडरेट अमाउंट में रेनफॉल भी होता है पूरे साल, मॉडरेट अमाउंट में वहाँ गर्मी भी पड़ती है, सर्दी भी पड़ती है और बहुत ज़्यादा सर्दी भी होती है, यानी कूल से कोल्ड तक ज़्यादातर यानी वहाँ सर्दी रहती है। इस तरह के एरियाज़ को हम कहते हैं टेम्परेट क्लाइमेट एरियाज़। सो ऑब्वियसली ट्रॉपिकल डिजीज़ जो है वो ऐसे एरियाज़ में तो हो नहीं सकती, और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि जो इतनी ज़्यादा ठंड होती है ना, जो कोल्ड सीज़न होता है, ये इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन को हाइबरनेट के थ्रू कंट्रोल कर देता है। हाइबरनेशन क्या होती है? हाइबरनेशन होती है इनएक्टिव स्टेट, यानी इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बेसिकली इंसेक्ट्स जिन्होंने ज़ाहिर है एक एज अ होस्ट काम कर रहे होते हैं डिजीज़ के लिए, तो उन इंसेक्ट्स के अंदर जितने भी जो जर्म्स हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं बेसिकली। जैसे डीप स्लीप की सिचुएशन को हम हाइबरनेशन कहते हैं। सो अब ट्रॉपिकल डिजीज़ हमें समझ आ गया ट्रॉपिकल एरियाज़ क्या हैं, उनमें होने वाली डिजीज़ जो है वो टेम्परेट क्लाइमेट्स में नहीं होती, बहुत कम होती हैं, और उसका रीज़न क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। Neglected tropical diseases are chronic infections that are typically endemic in low income countries। हमारी कंट्रीज़ के एग्जांपल्स भी उसी में आपके सामने मौजूद हैं। तो ये जो कुछ neglected tropical diseases हैं ये ज़्यादातर ऐसे कंट्रीज़ में होती हैं, उन कंट्रीज़ में होती हैं जो लो इनकम के कंट्रीज़ हैं, ठीक है जी। They prevent affected adults and children from going to school, working or fully participating in community life, contributing to stigma and the cycle of poverty। This is रियली अंडरस्टूड कि ये जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ हैं ये फिर ज़ाहिर है हमारे जो बच्चे हैं ना तो उन्हें स्कूल जाने देती है, क्योंकि ज़ाहिर है बीमार होते हैं ना, अब बीमार होंगे एडल्ट्स तो वो ना तो काम पे जाएंगे, ना बच्चे बीमार होंगे तो स्कूल जाएंगे। तो इस तरह से हमारी उन लोगों की ना तो कम्युनिटी में कोई पार्टिसिपेशन रहती है, ना वो काम करते हैं, ना बच्चे स्कूल जाते हैं। इस तरह से जो है जो एक साइकिल है पॉवर्टी का वो फर्दर ग्रो करता रहता है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ जो पाकिस्तान में है, लिशमेनियासिस है, लेप्रेसी है, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथियासिस है, ट्रैकोमा है, लिशमेनियासिस स्किन इन्फेक्शन ही है कि लिशमेनियासिस में डिफरेंट यानी स्किन को बेसिकली वो इतनी डिटेल में तो हम यहाँ डिजीज नहीं पढ़ेंगे बिकॉज वी आर नॉट स्टडिंग पैथोफिजियोलॉजी। लिशमेनियासिस में आपको पता है कि बेसिकली स्किन इन्फेक्शन होता है। लेप्रेसी से आप सब बहुत जो है यू ऑल पीपल नो फेमिलियर है। सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथियासिस जो है इसमें बेसिकली स्किन और लंग्स और जो इंटेस्टाइन है उसके इन्फेक्शंस होते हैं। इसके अलावा ट्राकोमा बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू आइज, जो लिड के इंटरनल जो बेसिकली मेम्ब्रेन होती है ना उसको ये ट्राकोमा जो डिजीज़ है इसमें बेसिकली लिड की इंटरनल लेयर जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। सो ये पाकिस्तान में कुछ निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ हैं जिनके ऊपर काम करना जो है ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्फेक्शन की डेफिनेशन देख लें। इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन इज़ बेसिकली एंट्री एंड डेवलपमेंट or multiplication of an infectious agent in the body of man or animal, and infection does not always cause illness। इन्फेक्शन क्या है? किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्शियस एजेंट का एंट्री भी उसी में शामिल है बेटा, उसकी फर्दर डेवलपमेंट होना बॉडी के अंदर या फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन होना। और ज़रूरी नहीं है कि यानी इनकी जो एंट्री है या डेवलपमेंट और मल्टीप्लिकेशन है ये हमेशा डिजीज़ भी कॉज करे, इलनेस बेसिकली कॉज करे। अच्छा, इन्फेक्शन देयर आर सेवरल लेवल्स ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं या फिर इन्हें ग्रेडियंट्स ऑफ इन्फेक्शन भी कहा जाता है। कॉलोनाइजेशन है, सब क्लिनिकल और इनअपेरेंट इन्फेक्शंस है, लेटेंट इन्फेक्शन है और मैनिफेस्टो क्लिनिकल इन्फेक्शंस है। ये ग्रेडिंग है। सबसे पहले कॉलोनाइजेशन नाम से समझ आ रहा है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब इन्फेक्शियस एजेंट कोई भी है वो बॉडी के अंदर कॉलोनीज बना लेते हैं, जैसे स्टेफिलोकोकस ओरियस स्किन और नॉर्मल नेजोफेरिंग्स के अंदर रहते हैं और वहाँ कॉलोनीज बनाते हैं। सब क्लिनिकल और इनअपेरेंट इन्फेक्शंस वो इन्फेक्शंस होते हैं। सब क्लिनिकल नाम से समझ आ रहा है, इन अपरेंट इन्फेक्शन। इसमें जो इन्फेक्शंस होते हैं वो कोई साइन सिम्टम अपेयर, इन्फेक्शियस एजेंट बॉडी के अंदर तो मौजूद है लेकिन कोई अपेरेंटली साइन सिम्टम अपेयर नहीं कर रहा, इसलिए इसको सब क्लिनिकल भी कहते हैं। जैसे पोलियो की एग्जांपल है, अगर पोलियो बॉडी में मौजूद है लेकिन कोई साइन सिम्टम पेशेंट को अपेयर नहीं हो रहे, ठीक है, क्योंकि ये भी कैरियर होता है ना। हर एक बच्चे को आपको पोलियो तो नजर बहुत से ऐसे जैसे एडल्ट हैं उनके अंदर अगर पोलियो का जर्म मौजूद है, जाहिर है वो बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्ट करता है, वो
वहाँ से फिर मूव करके ट्रैवल करके किसी बच्चे को इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन वहाँ कोई साइन सिम्टम अपेयर नहीं हो रहा है। लेटेंट इन्फेक्शन आप सबको पता है, लेटेंट कहते हैं इनएक्टिव स्टेट ऑफ द एनी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, माइकोबैक्टीरियम के जो जर्म्स हैं वो हमारी बॉडी में लंग्स में रेस्टिंग पोजीशन में रहते हैं, इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं अनटिल अनलेस कोई पेशेंट जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए या उसकी इम्यूनिटी लो हो जाए तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। सो लेटेंट इन्फेक्शन में भी यही होता है कि कोई भी जो साइन सिम्टम है वो अपेयर नहीं हो रहे होते। वायरस ऑफ हर्पीज सिम्प्लेक्स, इसके अलावा मैनिफेस्टो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्लिनिकल इन्फेक्शन, वो नाम से हमें समझ आ रहा है, इसमें बेसिकली क्लिनिकल इन्फेक्शन हो जाती है। मैनिफेस्टेशन यानी अपेरेंट होना शुरू हो जाते हैं साइन एंड सिम्टम, पेशेंट आपका क्लिनिकली चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देता है। कंटामिनेशन की क्या डेफिनेशन है? द प्रेजेंस ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट, किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट की प्रेजेंस कहाँ कहाँ, बॉडी के सरफेस के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, बेडिंग के ऊपर, टॉयज, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या ड्रेसिंग के ऊपर, या फिर कोई भी आर्टिकल और सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग वाटर एंड फूड। हम वर्ड यूज़ करते हैं ना, ये वाटर कंटामिनेटेड हो गया, फूड कंटामिनेटेड हो गई, मीन्स इन्फेक्शियस एजेंट का किसी भी सरफेस पे, क्लोथ, बेडिंग, टॉयज यानी इवन वाटर और फूड में शामिल हो जाना है, इज कॉल्ड कंटामिनेशन। पोल्यूशन क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ कंटामिनेंट इनटू अ नेचुरल इन्वायरमेंट। अब जब वही जो कंटामिनेंट्स हैं वो अगर आपके नेचुरल इन्वायरमेंट में चले जाएंगे और आपके नेचुरल इन्वायरमेंट को ख़राब भी करेंगे, यानी ज़ाहिर है जितना भी हमारा इकोसिस्टम है यानी हमारा वाटर, हमारी सॉइल को ख़राब करेंगे, उसकी इनस्टेबिलिटी कॉज करेंगे, डिसऑर्डर, हार्म या डिस्कम्फर्ट करेंगे हमारे इकोसिस्टम को। दिस इज कॉल्ड पोल्यूशन। पोल्यूशन कैन टेक द फॉर्म ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस और एनर्जी सच एज नॉइज, हीट और लाइट। खुशनसीबा अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर ले बेटा, मेरे पास तो सिग्नल्स फुल आ रहे हैं। उसके बाद इन्फेस्टेशन देख लेते हैं क्या होता है। इन्फेस्टेशन बेसिकली इन्फेक्शियस एजेंट की लॉजमेंट है, उसकी भी डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन है ऑफ ऑर्थ्रोपोड्स ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी और इन द क्लोथिंग सच एज लाइस, इच, माइट। इन्फेस्टेशन मतलब जो जैसे इन्फेक्शियस एजेंट को तो हम अपनी आंखों से ज़ाहिर नेकेड आई से नहीं देख सकते ना, वो इन्फेस्टेशन में बेसिकली जो आपके ऑर्थ्रोपोड्स हैं उनकी डेवलपमेंट या रिप्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है क्लोथिंग के ऊपर या बॉडी के ऊपर, जैसे लाइस और इच माइट की एग्जांपल मैंने आपको दी। दिस टर्म कुड आल्सो बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द इन्वेजन ऑफ द गट बाय पैरासिटिक वर्म्स सच एज एस्केरियासिस। कंटेजियस डिजीजेस क्या होती हैं? अ कंटेजियस डिजीज इज द वन दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टैक्ट। वो डिजीजेस जो कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड होती हैं उन्हें हम कंटेजियस डिजीजेस कहते हैं। एग्जांपल जैसे स्केबीज है, ट्रैकोमा है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं और लेप्रेसी है। उसके बाद होस्ट क्या होता है? ये कोई भी ह्यूमन बीइंग हो सकता है या एनिमल हो सकता है जो कि दैट अफोर्ड सब्सिस्टेंस और लॉजमेंट ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट अंडर नेचुरल कंडीशन, जो कि अपनी बॉडी की जो नेचुरल कंडीशंस हैं, जो नेचुरल सिचुएशन है अपनी बॉडी की, उसके अंदर किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट को मतलब कि रिहाइश को बर्दाश्त कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। इसमें ऑब्लिगेट होस्ट होते हैं, डेफिनेटिव या जिसे प्राइमरी होस्ट कहते हैं वो होते हैं बेटा, इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं और ट्रांसपोर्ट होस्ट होते हैं। अब इन डिफरेंट टाइप ऑफ होस्ट की को भी हम थोड़ा एलेबोरेट कर लेते हैं। ऑब्लिगेट होस्ट वो होस्ट होता है बेटा जो कि किसी भी डिजीज़ का सिंगल होस्ट हो, ओनली होस्ट हो, सच एज मैन इन मीजल्स एंड टाइफॉइड फीवर। उसके बाद ट्रांसपोर्ट होस्ट, दीज आर द होस्ट इन विच द ऑर्गेनिज्म रिमेन्स अलाइव बट डज नॉट अंडरगो डेवलपमेंट। ट्रांसपोर्ट होस्ट वो होता है होस्ट कि जिसके अंदर इन्फेक्शियस जो भी ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा तो रहता है लेकिन फर्दर डेवलप नहीं कर पाता, फर्दर उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, और फिर ये एज अ कैरियर या ट्रांसपोर्ट होस्ट का काम करता है वो शख्स। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो बस एक्टिव है, अलाइव है, लेकिन उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही, लेकिन अब वो किसी और शख्स के अंदर, उस शख्स से किसी दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसमिट होगा, इसीलिए इसको ट्रांसपोर्ट होस्ट कहते हैं कि वो उसे ट्रांसमिट करवाएगा और फिर वहाँ वो जो है डिजीज़ कॉज कर सकता है। Intermediate host, the host in which asexual development of the parasites occur is called intermediate host और ये usually invertebrates होते हैं। डेफिनेटिव होस्ट वर्सेस इंटरमीडिएट होस्ट की थोड़ी सी मैंने आपको डिफरेंशिएशन दिखाने की कोशिश की है, या जिसे आप प्राइमरी और इंटरमीडिएट होस्ट की डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। डेफिनेटिव होस्ट जो होते हैं बेटा ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फॉर्म ऑफ पैरासाइट्स को सपोर्ट करते हैं, जबकि इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर नॉन रिप्रोडक्टिव जो
फॉर्म ऑफ पैरासाइट्स है ये उसे सपोर्ट करते हैं। इसे हम जो डेफिनेटिव है इसे हम प्राइमरी और इंटरमीडिएट को सेकेंडरी होस्ट भी कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द पैरासाइट्स अकर इन द डेफिनेटिव होस्ट वेयर इज द asexual reproduction of the parasites occurs in intermediate host. Formation of the zygote occurs in definitive host, whereas the sexual differentiation of the parasites occurs inside the intermediate host. Example है definitive host of Plasmodium is female Anopheles, whereas the intermediate host for Plasmodium is human. Vector of infection क्या है? An insect or any living carrier that transport an infectious agent from an infected individual या फिर उसके waste से to a susceptible individual or its food or immediate surrounding. Both biological and mechanical transmission are encountered. Vector of infection basically कोई भी insect हो सकता है या any living carrier जो कि किसी भी infectious agent को किसी एक infected individual से या फिर उसके waste product से किसी दूसरे individual शख्स तक या फिर उसकी फूड तक या फिर उसकी सराउंडिंग तक पहुंचाए, दैट इज वेक्टर ऑफ इन्फेक्शन। रेजरवॉयर क्या होता है? कोई भी शख्स, एनिमल, आर्थ्रोपोड, प्लांट, सॉइल और सब्सटेंस या फिर इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन जिसके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट जिंदा रहता है, मल्टीप्लाई करता है और प्राइमरीली अपने सर्वाइवल के लिए वो उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है और वो खुद को रिप्रोड्यूस भी करता है इस तरह से कि इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू अ ससेप्टेबल होस्ट। यानी रेजरवॉयर वो होता है जिसके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट तो मौजूद है, रह भी रहा है, मल्टीप्लाई भी कर रहा है और रिप्रोडक्शन भी उसकी हो रही है, लेकिन वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन वो एक ससेप्टेबल या प्रोन जो शख्स है जिसको जो कि हो सकता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उस शख्स में ये ट्रांसमिट हो सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। दैट पर्सन और एनिमल और आर्थ्रोपोड इज कॉल्ड रिजर्वायर। इट इज़ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट। एपिडेमिक क्या होता है बेटा? द अनयूजुअल अकरेंस इन अ कम्युनिटी ऑफ डिजीज, स्पेसिफिक हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर और अदर हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स क्लियरली इन एक्सेस ऑफ एक्सपेक्टेड अकरेंस। एपिडेमिक सिंपल किसी भी कम्युनिटी के अंदर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी बिहेवियर या कोई भी डिजीज़ या हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू आपको उसकी अकरेंस ज़्यादा होना, वो आपको ज़्यादा होता हुआ नज़र आएगा जितना एक नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं। यानी कोई एक डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर इन्फ्लुएंजा, सिंपल फ्लू है, अगर वो किसी एक आधे शख्स को हो रहा है तो हम उसे नहीं कहेंगे कि जी ये एपिडेमिक है। उस कम्युनिटी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2-4 लोगों को फ्लू हो रहा है, लेकिन अगर सारे के सारे लोग उस फ्लू में शामिल हो जाएंगे तो ये एक बिल्कुल क्या कहना चाहिए, अनयूजुअल सा बिहेवियर होगा ना। तो इन चीज़ों को हम काउंट करते हैं अंडर एपिडेमिक्स। यानी किसी भी डिजीज़ या हेल्थ से रिलेटेड अनयूजुअल इवेंट की अकरेंस, अनयूजुअल अकरेंस को जो है काउंट किया जाता है अंडर एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स कैन अकर अपॉन एंडेमिक स्टेट्स टू। एंडेमिक भी देख लेते हैं क्या होता है। एंडेमिक रिफर्स टू द कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ डिजीज और इन्फेक्शियस एजेंट विद इन अ गिवन जियोग्राफिक एरिया और पॉपुलेशन और ग्रुप। It is the usual or expected frequency of disease within a population. Endemic जो है ये कोई एक डिजीज़ अगर किसी इसी तरह से जियोग्राफिकल रीजन में इन्फेक्शियस एजेंट कॉन्स्टेंटली प्रेजेंस रहे तो दिस इज़ कॉल्ड एंडेमिक। और एंडेमिक और एपिडेमिक में ये फ़र्क है कि एपिडेमिक में देखें अनयूजुअल होता है, लेकिन एंडेमिक में चूँकि वो कॉन्स्टेंटली वो डिजीज़ प्रेजेंट कर रही होती है तो ये एक यूजुअल स्टेट होती है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है इसमें डिजीज़ की। हमें पता होता है कि इस पॉपुलेशन के अंदर हमें तकरीबन इतने केसेस इस डिजीज़ के मिल जाएंगे। ऑब्वियसली एंडेमिक बताने का मकसद ये है कि एंडेमिक के थ्रू भी हम एपिडेमिक्स जो है वो किसी भी पॉपुलेशन की हासिल कर सकते हैं। फिर देखते हैं बेटा हाइपर एंडेमिक एंड होलो एंडेमिक की डेफिनेशंस। हाइपर एंडेमिक एक्सप्रेसेस दैट द डिजीज इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट एट हाई इंसिडेंस और प्रेवलेंस रेट एंड अफेक्ट्स ऑल एज ग्रुप इक्वली। यानी कोई डिजीज़ है कम्युनिटी के अंदर प्रेजेंट है, उसका बहुत हाई इंसिडेंस और प्रेवलेंस मौजूद है और वो इक्वली तमाम एज ग्रुप को इफेक्ट कर रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड हाइपर एंडेमिक सिचुएशन। होलो एंडेमिक एक्सप्रेसेस अ हाई लेवल ऑफ इन्फेक्शन बिगिनिंग अर्ली इन लाइफ एंड अफेक्टिंग मोस्ट ऑफ द चाइल्ड पॉपुलेशन लीडिंग टू अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम such that the adult population shows evidence of the disease much less commonly than to the children. होलो एंडेमिक जो है किसी भी डिजीज़ की का लेवल शो कर रहा है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक एज ग्रुप से रिलेटेड है, यानी बिगिनिंग ऑफ द लाइफ में, यानी चिल्ड्रन में ज़्यादा आपको अगर कोई एक
स्पेसिफिक डिजीज़ मिल रही है और उसको कंपनसेट कर रहा है कि वहाँ पर जो एडल्ट हैं उस पॉपुलेशन में आपको डिजीज़ के एविडेंस नहीं मिल रहा है, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड होलो एंडेमिक या दिस स्टडी इज कॉल्ड होलो एंडेमिक। Pandemic and exotic क्या है? A pandemic usually affecting a larger population occurring over a wide geographic area such as a section of a nation, the entire nation, a continent or the world, जैसे कि इन्फ्लुएंजा की पेंडेमिक से। सो पेंडेमिक हमें नाम से भी समझ आ रहा है, जैसे आजकल कोरोना की सिचुएशन है। पेंडेमिक जब एक लार्जर नेशन को, इनफैक्ट ज़्यादा बेस्ट में वर्ड यूज़ करूँ कि वो मल्टीपल कंट्रीज़ को या पूरी दुनिया को इन्वॉल्व कर ले, तो उसके लिए हम पेंडेमिक का वर्ड यूज़ करते हैं। अब एक्जॉटिक डिजीजेस कौन सी होती हैं? एक्जॉटिक डिजीजेस आर दोज विच आर इम्पोर्टेड इनटू अ कंट्री इन विच दे डू नॉट अदरवाइज अकर, एज फॉर एग्जाम्पल रेबीज इन द यूके। एक्जॉटिक डिजीजेस वो डिजीजेज होती हैं जो किसी कंट्री के अंदर लेके आई जाती हैं, इम्पोर्ट करके आती हैं, यानी किसी और कंट्री से आपके कंट्री में आ गई हैं। वो जाहिर है कोई भी रेजरवायर या होस्ट के थ्रू वो आ सकती हैं, वो उनकी उस कंट्री की डिजीजेस नहीं होती, उन्हें हम एक्जॉटिक डिजीजेस कहते हैं। स्पोरेडिक क्या होता है बेटा? द वर्ड स्पोरेडिक का मीन होता है वैसे स्कैटर्ड अबाउट, द केसेस अकरिंग इरेगुलरली, हैphazardly, from time to time and generally infrequently. The cases are few and separated widely in time and place that they show no or little connection with each other, nor are recognizable common source of infection such as polio, meningococcal meningitis and tetanus. However, a sporadic disease could be the starting point of an epidemic when the conditions are favorable for its spread. Sporadic का मतलब वैसे स्कैटरिंग होता है, इसमें यानी कोई एक डिजीज़ होगी जिसका कोई ना तो ख़ास टाइम होगा कि वो इस टाइम पे होगी, ना कोई ख़ास मौसम होगा, ना कोई स्पेसिफिक एरिया होगा, बस आपको दूर दूर स्कैटर्ड एक एक दो दो केसेस उस डिजीज़ के मिलेंगे, उसका कोई एक कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन स्पोरेडिक डिजीज़ को अगर टाइमली कंट्रोल ना किया जाए तो ये आपके लिए फर्दर आगे एपिडेमिक और इवन पेंडेमिक की तरफ जा सकती हैं, जैसे जैसे इनको कंडीशंस मिलती जाएंगी स्प्रेड होने के लिए। फोमाइट बॉन्ड क्या होता है? इनएनिमेट आर्टिकल्स और सब्सटेंसेस अदर देन वाटर और फूड जो कि कंटामिनेटेड होते हैं बाय द इन्फेक्शियस डिस्चार्जेस फ्रॉम अ पेशेंट एंड केपेबल ऑफ हार्बरिंग एंड ट्रांसफरिंग टू अ हेल्दी पर्सन। एग्जांपल, यानी जो हम चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं, जैसे जो हमारे इन्वायरमेंट की चीज़ें थी हमने पढ़ा, उनके अलावा निकाल के जितने, या जैसे वाटर है, फूड है, इनकी कंटामिनेशन को हटा के कोई आर्टिकल या सब्सटेंसेस जो कि किसी ज़ाहिर ह्यूमन के इन्फेक्शियस जो डिस्चार्ज है उससे अगर कंटामिनेटेड हो जाएंगे और वो ज़ाहिर है उस इन्फेक्शियस एजेंट को उसके ऊपर ग्रो करने के लिए, हार्बरिंग के लिए यानी ग्रो करने के लिए भी मीडियम प्रोवाइड करेंगे और ट्रांसफ़र होने के लिए भी किसी एक हेल्दी शख्स को वो उसके थ्रू ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं और डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। जैसे सॉइल्ड क्लोथ्स होंगे, टावल हैं, लिनन है, हैंडकरचीफ्स हैं, कप, स्पून, पेंसिल, बुक्स और टॉयज़, इसके ऊपर अगर कोई भी इन्फेक्शियस ऑर्गन मौजूद होगा तो जाहिर है वो उसके हाथों को भी लग सकता है और फिर वो उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है हेल्दी पर्सन के और उसे डिजीज़ कॉज कर सकता है। इसे हम फोमाइट बॉर्न डिजीज़ कहते हैं। जैसे डिफ्थीरिया है, टाइफॉइड फीवर है, बैसिलरी डायसेंट्री, हेपेटाइटिस ए है, आई और स्किन के डिफरेंट इन्फेक्शंस। Zoonosis, epizootic and enzootic क्या है? Zoonosis is an infection that is transmissible under natural conditions from vertebrate animal to men, such as rabies है, plague है, bovine tuberculosis है। Zoonosis वो इन्फेक्शन हो गए जो कि ट्रांसमिट हो सकते हैं, नेचुरल कंडीशन है आपके पास, ठीक है, उसमें एक वर्टिब्रा से मैन के अंदर, वर्टिब्रल एनिमल से मैन के अंदर, जैसे रेबीज बेस्ट एग्जांपल है, प्लेग भी है। एपिजोटिक जो है बेसिकली वो एक आउटब्रेक हो जाता है, एपिडेमिक हो जाती है किसी भी डिजीज़ की इन एन एनिमल पॉपुलेशन, यदि एनिमल के अंदर वो फीवर का आउटब्रेक हो जाना इज कॉल्ड एपिजोटिक। एंजोटिक इज एन एंडेमिक अकरिंग इन एनिमल। देखें, एपिजोटिक डिजीजेस आउटब्रेक या एपिडेमिक है एनिमल के अंदर डिजीजेस का, जबकि एंजोटिक जो है वो एंडेमिक है, एपिडेमिक नहीं है। अब आपको एपिडेमिक और एंडेमिक की डेफिनेशन में पहले पढ़ा चुकी हूँ। सो अगर एनिमल के अंदर एंडेमिक हो जाता है किसी भी डिजीज़ का, दैट इज़ कॉल्ड एंजोटिक डिजीजेस।
जूनोसिस डिफरेंट डिफिनेशंस देख लेते हैं। जूनोसिस से रिलेटेड जो डिफिनेशंस हैं, एंथ्रोपोजूनोसिस है, जू एंथ्रोपोनोसिस है। ये क्या है? जूनोसिस वेयर द मेन रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन इज नॉन ह्यूमन वर्टिब्रा एनिमल्स। ठीक है, वर्टिब्रा एनिमल है लेकिन इंसान यहाँ पे रिजर्वायर नहीं है। मोस्ट जूनोसिस आर ऑफ दिस टाइप सच एज बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस, रेबीज और लेप्टोस्पायरोसिस। ये डिजीजेज हैं जिनमें जो कॉज होती हैं, इनका मेन रिजर्वायर लेकिन ह्यूमन बीइंग नहीं है, अदर वर्टिब्रल एनिमल्स हैं। जू एंथ्रोपोनोसिस वो डिजीजेस जो कि मेनली इंसानों को अफेक्ट करती हैं और जो कि एनिमल को ट्रांसफ़र हो सकती हैं, विच देन एक्ट एज टेम्परेरी रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन। यानी वो बेसिकली ह्यूमन बीइंग की डिजीजेज होती हैं, ह्यूमन बीइंग से वो एनिमल को ट्रांसफ़र हो जाती हैं, फिर एनिमल उनके लिए एज अ रिजर्वायर का काम करते हैं, टेम्परेरी रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन, और फिर वो किसी और दूसरे शख्स को ट्रांसमिट हो सकती हैं। एग्जाम्पल्स आर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन डॉग्स। देखिए उनको भी इन्फेक्शन हुआ, यानी ह्यूमन बीइंग से एनिमल को हुआ। ऊपर मैंने आपको बताया था कि उसमें ह्यूमन बीइंग रिजर्वायर नहीं होता, सिर्फ वर्टिब्रल एनिमल होते हैं, लेकिन यहाँ एक पीपल से देखें, एक डॉग को भी हुआ, एनिमल को भी हुआ, और फिर एनिमल भी एज अ रिजर्वायर काम कर रहा है, और जाहिर है ह्यूमन के अंदर वो पहले मौजूद था तो एनिमल के अंदर चला गया, एनिमल से फिर किसी ह्यूमन बीइंग में जाएगा। या फॉर एग्जांपल अगर जो ऐसी सिचुएशन में भी किसी अगर ह्यूमन बीइंग से किसी एनिमल को होगा तो ऑब्वियसली वो ह्यूमन बीइंग जो है उसने एज अ रिजर्वायर काम किया है। नोजोकोमियल इन्फेक्शंस कौन से होते हैं? नोजोकोमियल या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस इज एन इन्फेक्शियस। ये वो इन्फेक्शन होते हैं जो बेसिकली बेटा ओरिजिनेट होते हैं किसी भी एक मरीज में जो कि हॉस्पिटलाइज्ड होता है। इट हैज़ टू बी अ न्यू डिसऑर्डर अनरिलेटेड टू द पेशेंट्स प्राइमरी कंडीशन। यानी पेशेंट जिस बीमारी या जिस चीज़ के साथ आपके पास एडमिट हुआ था वो उसकी प्राइमरी कंडीशन थी, ये उससे हट के कोई एक और इन्फेक्शन पेशेंट को हो जाता है, दैट इज कॉल्ड हॉस्पिटल एक्वायर्ड। जैसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया होता है, एमआरएस से पॉजिटिव पेशेंट हो जाते हैं, ये सारे नोजोकोमियल इन्फेक्शंस होते हैं। इसमें जैसे एग्जांपल्स हैं, इन्फेक्शन ऑफ सर्जिकल वुंड, जाहिर है उसकी कोई सर्जरी हुई, सर्जिकल वुंड उसका खराब हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, सर्जिकल वुंड हो गया, हेपेटाइटिस बी एंड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस आर द डिफरेंट एग्जांपल्स। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कौन से होते हैं? दिस इज इन्फेक्शन बाय ऑर्गेनिज्म दैट टेक द अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड बाय अ डिफेक्ट इन होस्ट डिफेंस सच एज इम्यूनिटी टू इन्फेक्ट द होस्ट एंड दस कॉजेज डिजीजेज। ये वो इन्फेक्शियस ऑर्गन्स होते हैं जो अपने होस्ट के अंदर मौजूद होते हैं लेकिन उन्हें उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बट दे आर वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। उनको जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलती है, और जाहिर इंसान की जो अपॉर्चुनिटी वो क्या है, वो उनकी लो इम्यूनिटी है, यानी जैसे ही उस शख्स की इम्यूनिटी लो होती है या उसे कोई लो इम्यूनिटी वाला शख्स मिलता है, उसके अंदर अगर ये चला जाता है तो फिर ये जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है ये डिजीज कॉज कर सकता है। फॉर एग्जांपल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन in AIDS. Organisms include herpes simplex, cytomegalovirus and mycobacterium tuberculosis। आप सबको पता है एड्स की में यही होता है कि पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो होती है, इसी वजह से जो ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। अब हम इरेडिकेशन, ये आई थिंक मैंने एक और टॉपिक में भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। इरेडिकेशन चलें रिपीट हो जाएगा। Eradication, termination of all transmission of infections by the extermination of the infectious agent through surveillance and containment. Eradication is an absolute process and all or none phenomena restricted to termination of infection from the whole world। यानी जब पूरी दुनिया से कोई डिजीज खत्म हो जाएगी, एक्सटर्मिनेशन ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट का मतलब है कि आपके अपने कंट्री, आपके अपने इलाके के अलावा जितने भी आसपास के एक्सट्रीमिटीज़ हैं वहाँ से भी ये चीज़ कोई डिजीज़ ख़त्म हो जाएगी, जाहिर है फिर वो आपको और आपके लोगों को फर्दर कम्युनिकेट नहीं हो सकेगी ना वो डिज़ीज़। तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं इरेडिकेशन ऑफ एनी डिजीज़। एलिमिनेशन भी पहले पढ़ाया था। द टर्म एलिमिनेशन इज सम टाइम यूज्ड टू डिस्क्राइब इरेडिकेशन ऑफ अ डिजीज़ फ्रॉम अ लार्जर जियोग्राफिक रीजन। अगर किसी बड़ी जियोग्राफिक रीजन से, पूरी दुनिया से नहीं, आपके हो सकता है सराउंडिंग से नहीं, लेकिन एक बड़े अच्छे खासे लार्जर जियोग्राफिकल रीजन से अगर किसी डिजीज़ की इरेडिकेशन हो जाए तो उसे हम एलिमिनेशन कहते हैं। डिजीजेज विच आर एमिनेबल टू एलिमिनेशन इन द मीन टाइम आर पोलियो, मीजल्स एंड डिप्थीरिया।
आइट्रोजेनिक डिजीजेस कौन सी होती हैं? फिजिशियन इंड्यूस्ड डिजीजेस होती हैं एंड एडवर्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ आर प्रिवेंटिव डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक रेजीम और प्रोसीजर दैट कॉजेज इम्पेयरमेंट, हैंडीकैप, डिसेबिलिटी और डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम आर फिजिशियंस प्रोफेशनल एक्टिविटी. It can prolong hospital stay, it requires special treatment and it definitely threaten life. Iatrogenic diseases वो diseases हैं जो कि basically physician induced हैं. Obviously उन्होंने intentionally कुछ नहीं किया होता, बट अगर फॉर एग्जांपल जैसे होता ही है ना, सर्जरी करवाने गए, ड्यूरिंग सर्जरी अगर एनेस्थीसिया की मेडिसिन अप डाउन हो गई, पेशेंट वापस नहीं आया, कोमा में चला गया या डेथ हो गई, या फिर आप पेशेंट को कोई एक सर्जरी परफॉर्म कर रहे थे, किसी नर्व को आपने डैमेज कर दिया, पेशेंट तो हैंडीकैप हो गया, पेशेंट तो पैरालाइज्ड हो गया. तो किसी भी डायग्नोस्टिक या थेराप्यूटिक प्रोसीजर को परफॉर्म करते वक्त अगर अनइंटेंशनली पेशेंट के अंदर कोई इम्पेयरमेंट, हैंडीकैप, डिसेबिलिटी हो जाती है या डेथ हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड आइट्रोजेनिक डिजीजेज. इसकी वजह से जाहिर है पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे ज़्यादा हो जाएगा, उसको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट करना पड़ेगी और उसकी लाइफ को भी खतरा होता है. आइडियोपैथिक वर्सेस आइट्रोजेनिक. आइडियोपैथिक आपको पता है डिजीजेज वो होती हैं जिनका कोई भी इटियोलॉजी या जिनका कॉज जो है वो अननोन होता है, दैट इज़ कॉल्ड इडियोपैथिक. और आइट्रोजेनिक अभी आपको बता दिया वो डिजीजेज जो कि किसी और प्रोसीजर ट्रीटमेंट का बाय प्रोडक्ट होती हैं. ठीक है जी, दैट आर कॉल्ड आइट्रोजेनिक. ओके. डायनामिक्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, ये चेन ऑफ इन्फेक्शन है, यानी डिजीज ट्रांसमिट कैसे होती है. अभी आपको सारी डेफिनेशंस पढ़ा चुकी हूँ, उसके बाद आई थिंक ये बहुत आसान होना चाहिए आपके लिए. सबसे पहले रिजर्वायर बताया था आपको जहाँ मौजूद है कोई भी इन्फेक्शियस ऑर्गन है, वो वहाँ जैसे सॉइल है, वाटर है, दीज ऑल आर रिजर्वायर और सोर्स या रिजर्वायर जो है डिफरेंट डिजीजेस के. या हमारी एयर है, इसमें डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं. मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्या मोड यूज़ होगा, यानी इंजेक्शन के थ्रू जाएगी, इनहेलेशन के थ्रू जाएगी, कोई भी ऑर्गेनिज्म, वो होगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन. ठीक है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद वो जिस शख्स के अंदर जाएगी वो ससेप्टेबल होस्ट, यानी वो इन्फेक्शियस ऑर्गन, अगर वो शख्स जो है उसकी इम्यूनिटी कम है तो हम उसे ससेप्टेबल होस्ट हर उस होस्ट को कहते हैं कि जिसके अंदर जाके इन्फेक्शियस जो ऑर्गेनिज्म है वो डिजीज़ कॉज कर सके. सो ससेप्टेबल होस्ट के अंदर जब वो जाएगा तो वो डिजीज़ कॉज कर देगा. सो जब वो वहाँ से अगर फॉर एग्जाम्पल फीको ओरल रूट की कोई डिजीज़ है, वो ससेप्टेबल होस्ट के थ्रू, फिर अगर एयरबॉर्न डिजीज़ है तो फिर से वो जब स्नीजिंग करेगा, कफिंग करेगा, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शियस जो एजेंट है वो एयर का हिस्सा बन जाएगा बेटा. फिर से ये चेंज शुरू हो जाएगी. अब वो एयर का हिस्सा बन गया तो फिर से वो सोर्स और रिजर्वायर बन गया. और अगर फॉर एग्जांपल उसके फीसेस या यूरिन के थ्रू वो बॉडी से आउट हुआ है तो भी वो सोर्स और रिजर्वायर बन गया. फिर से कोई दूसरा जो है ना मोड ऑफ ट्रांसमिशन दोबारा से वही यूज़ होगा और कोई दूसरा ससेप्टेबल होस्ट उसे एडजस्ट कर लेगा या इनहेल कर लेगा और उसको वो डिजीज़ हो जाएगी. तो इस तरह से ये एक साइकिल है जो चलता रहता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड चेन ऑफ इन्फेक्शन. इन्फेक्शन इन्वॉल्व जो मैंने पहले आपको बता दिया, सोर्स और रिजर्वायर इन्फेक्शियस एजेंट होता है. ट्रांसमिशन यानी इन्फेक्शियस एजेंट किस तरह से जो है फ्रॉम द सोर्स होस्ट तक किस तरह से पहुंचता है. ससेप्टेबल होस्ट, पोर्टल ऑफ एंट्री ऑफ द एजेंट इन द होस्ट, इसकी लोकलाइजेशन, फिर वहाँ वो मल्टीप्लाई करेगा. एंड फाइनली होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन विच रिजल्ट इन ईदर, या तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगी उस एजेंट की, यानी दो ही चीज़ें होंगी, या तो अगर उसकी इम्यूनिटी ठीक है तो वो उस इन्फेक्शियस एजेंट को डिस्ट्रक्ट कर देगा, अगर उसकी इम्यूनिटी वीक है तो उसको डिजीज़ हो जाएगी, इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाएगी. अच्छा, अजान हो रही है, ज़रा 2 मिनट वेट कर लें.
ओके स्टूडेंट्स, अटेंडेंस मार्क करवा लें जल्दी से। काफ़ी स्टूडेंट्स तो करवा लिए, जो स्टूडेंट रह गए वो अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लें। हम यहाँ स्टॉप कर रहे हैं। और 14 स्टूडेंट शो हो रहे हैं, 13 स्टूडेंट की अटेंडेंस मार्क हो गई है। कौन रह गया जिसने अटेंडेंस नहीं मार्क करवाई है स्टूडेंट? बल्कि ओके 14 हो गए। जी यहाँ तक हम स्टॉप कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है इसे कंटिन्यू करेंगे। कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ लीजिए। किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है बेटा तो पूछ ले। ओके चलें, अभी नमाज वगैरह पढ़ लें आप लोग। 10 मिनट्स हैं, फिर नेक्स्ट क्लास होगी आपकी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।